गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान विषय पाठ 2 स्वास्थ्य और रोग भाग 2। इसके पहले पार्ट 1 देखा था हम लोगों ने, स्वास्थ्य और रोग। इस टॉपिक के अंतर्गत पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उसका थोड़ा सा मैं पुनरावर्तन करा दूं। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य अर्थात रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ हम फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से एकदम तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं, इसका मतलब स्वस्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमारी मन स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, या कोई व्यक्ति दिखने में तो बड़ा तंदुरुस्त है लेकिन शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, लेकिन उसकी दिमागी स्थिति हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, सामाजिक स्थिति हो सकता है उसकी स्वस्थ ना हो, अच्छा ना हो। तो जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह तंदुरुस्त होगा, पूरी तरह फिट होगा, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार समय के अनुसार दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग, और कारण के अनुसार कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण और उपार्जित रोग। अनुवांशिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में, आगे की पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, ऐसे अनुवांशिक रोग। उदाहरण के लिए दिया है डाउन सिंड्रोम। और उपार्जित रोग में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इसके अंतर्गत हम लोग संक्रामक रोग भी लगभग पढ़ चुके थे पूरे, यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा और पुनरावर्तन करके फिर असंक्रामक रोग क्या है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देखा था हम लोगों ने, किसी व्यक्ति को ज्वर होता है तो थर्मामीटर से नापा जाता है, और अस्वस्थ होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमने अभ्यास किया था। फिर ये टेबल हम लोगों ने देखा था, रोगों के कारण क्या है, रोगों के नाम, कारक, फिर संक्रमण के कारण किस तरह से हो सकता है, और उसके लिए उपचार क्या है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा, और उसका निदान क्या है। तो क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के बारे में, उसके कारण जीवाणु, फिर संक्रमण कैसे फैलता है, रोगी के थूक के द्वारा, हवा द्वारा प्रसारित होता है, फिर अधिक समय तक खांसी आती है इसमें, टीबी में थूक के साथ खून गिरना, वजन लगातार घटते जाता है और श्वास लेने में कष्ट होता है। तो उसके लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं हम? बीसीजी का टीका लगवाना, रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना, नियमित रूप से औषधियां लेना, डॉट या उपचार पूर्णतः व नियमित लेना। इसके बाद हमने देखा था हेपेटाइटिस, पीलिया, और इसके अलग अलग विषाणु है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी तथा ई। फिर क्यों होता है? दूषित पानी के द्वारा, अगर उस पानी के अंदर इस तरह के विषाणु है तो रोगी की उपयोग की गई सुई, रक्त आधान के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर इस तरह से संक्रमित रक्त को चढ़ाया जाए तो भी हो सकता है। पता कैसे चलता है? भूख कम लगना, गाढ़ी पीले रंग की पेशाब होना, फिर थकावट, जी मचलाना, उल्टी, धूसर, विष्ठा। धूसर विष्ठा अर्थात राख के रंग की टॉयलेट होती है, विष्ठा होती है। फिर इसमें क्या क्या करना चाहिए? उपचार के लिए पानी उबाल कर छान कर पीना, शौचालय का उपयोग करने के पूर्व तथा पश्चात दोनों समय हाथ अच्छे से और स्वच्छ तरीके से साबुन से धोना चाहिए। फिर डायरिया क्या है? अतिसार, पेचिश जिसे कहते हैं, उसके कारक है जीवाणु, विषाणु, सिगेला बैसिलस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, जीवाणु तथा विषाणु के कारण होता है। और संक्रमण, दूषित पानी और भोजन, पेट में दर्द, पानी की तरफ पतले जुलाब। उपाय के लिए खाद्य पदार्थ ढककर रखना चाहिए, पानी उबाल कर तथा छानकर पीना चाहिए, और जब इस स्थिति में व्यक्ति हो तो उसे ओआरएस का घोल नियमित देते रहना चाहिए। ओआरएस, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इस तरह से, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। हैजा, कॉलेरा, उसका जीवाणु है विब्रियो कॉलरी, दूषित भोजन तथा पानी के कारण होता है। बार बार उल्टी आना, जुलाब होना, पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना, पैरों में अकड़न पैदा होना। क्या करना चाहिए ऐसे में? उपाय तथा उपचार क्या है? स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, कॉलरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। फिर विषम ज्वर, टाइफाइड, जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी, दूषित भोजन तथा पानी के कारण, और इसमें भूख की कमी हो जाती है, सर दर्द होता है, जीभ मचलाना, उल्टी की तरह लगता है, पेट पर लाल लाल फुंसियां आना, अतिसार
तथा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ज्वर बुखार होता है। अब उपाय के लिए स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना, टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा-सा तेज गति से इसका पुनरावर्तन कराया। अब डेंगू, ये भी हम लोगों ने देखा था कि डेंगू क्यों होता है? कहीं भी अगर पानी जमा है, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा इसकी संभावना होती है डेंगू होने की। तो संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या लगातार बढ़ती है। मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियाँ हैं और अलग-अलग प्रजाति अलग-अलग तरीके के रोगों का प्रसार करती हैं। उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग का प्रसार होता है। यह रोग फ्लेविवायरस प्रकार के 1014 विषाणु के कारण होता है। अब इस तरह से कहीं पानी अगर आपके अगल-बगल जमा है गुलदस्ते में या किसी टब में कई दिनों से रखा हुआ है दीवारों पर, 1 चम्मच अगर साफ पानी है तो साफ-सुथरे पानी में भी डेंगू का मच्छर पनपता है। अगर 1 चम्मच भी पानी है तो उसके लिए वह उसमें अंडे दे सकती है और उसमें वह पनप सकता है, बहुत सारे डेंगू के मच्छर हो सकते हैं। इसलिए बरसात के दिनों में इन सब बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी स्थान पर पानी न जमा होने पाए। अगर इस तरह से कहीं भी पानी जमा है तो उस पानी को खाली करते रहिए। अगर आपके पास ड्रम है, ड्रम के अंदर पानी भर के रखे हैं तो उसे नियमित कम से कम सप्ताह में 1 बार, 1 सप्ताह में कम से कम उसकी सफाई आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, नहीं तो डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं और यह जानलेवा हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, तेज सिर दर्द, उल्टियाँ होना, सबसे महत्वपूर्ण है आँखों में अधिक दर्द होता है। रक्त में रक्त पट्टिकाओं की प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण शरीर के अंदर रक्तस्राव होता है। कई बार देखा गया है कि खून की उल्टियाँ भी होने की संभावना रहती है अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो। अब मलेरिया, मलेरिया का प्रसार मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है। तो हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। एनाफिलीज और एडिस मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी, गटरों, नालियों में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मादा क्यूलेक्स मच्छर, हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है और मलेरिया मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज और एडिस मच्छर जो है वह साफ पानी के मच्छर है और क्यूलेक्स मच्छर जो है वह दूषित पानी, गटर, नालियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर इन सब रोगों से, मच्छर से होने वाले रोगों से अपने आप को बचाना है, तो किसी भी स्थान पर भले वह गंदी जगह हो, जहाँ पर दूषित पानी जमा होता हो या स्वच्छ जगह हो, पानी जमा ना होने पाए, विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है और बरसात के दिनों में खासकर। स्वाइन फ्लू जैसा संसर्ग है। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू का संसर्ग सूअर इस प्राणी द्वारा तथा मानव द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूक से भी होता है। इसीलिए मास्क लगाते हैं कि कभी कोई व्यक्ति सामने वाला स्वाइन फ्लू से संक्रमित है, हम बता नहीं सकते किससे संक्रमित है। अगर उसने जोर से छींका या खांसा तो उसके अंदर के जो जीवाणु है, विषाणु है, वह हवा में प्रसार उसका हो सकता है और किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए स्वाइन फ्लू होने पर भी नियमित मास्क लगाना चाहिए। H1N1 वही स्थिति कोरोना वायरस से भी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और किस तरह से लोग अपने घरों में कैद हो गए। तो एक तरह से स्वाइन फ्लू की से भी ज़्यादा संक्रामक और घातक कोविड-19 कोरोना वायरस है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है? दम लगना अथवा श्वसन में रुकावट निर्माण होना। सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें बार-बार रुकावट, बहुत ज़्यादा दम लगना, हांफना, गले में खींच-खींच, सिर में दर्द, बार-बार खांसी आना, इस तरह से स्वाइन फ्लू के लक्षण है। स्वाइन फ्लू का निदान, स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन केबल डिजीजेज एनआईसीडी दिल्ली की प्रयोगशाला में जांच करने की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब कुछ इंटरप्शन आया।
ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुछ इंटरप्शन था कहीं से, तो ठीक है, इट्स ओके। कंटिन्यू करते हैं। स्वाइन फ्लू के निदान के लिए क्या करना है? स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एनआईसीडी दिल्ली की प्रयोगशाला में जांच करने की व्यवस्था उपलब्ध है। अब जब कोरोना वायरस आया, कोविड-19 का जब संक्रमण फैला चारों तरफ, तो इसके जांच की व्यवस्था प्रत्येक स्थान पर, मुंबई में भी कई स्थान पर है, कई जगह पर इसके लैब बनाए गए जिससे तेज गति से टेस्टिंग की जा सके। तो यह स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस दोनों में लगभग काफी कुछ समानता है, दोनों भी विषाणुओं से फैलने वाले हैं। कोरोना वायरस और अधिक संक्रामक है, इसलिए बार बार जो गाइडलाइन सरकार की आती है उसको फॉलो करना आवश्यक है। अब इसके बाद है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग एचआईवी भी इसे कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विषाणु के कारण मानव को होता है। इसमें मानव की जो प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, वह धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। और इस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, फिर उसकी जो इम्यूनिटी है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, पूरी तरह से क्षीण होती चली जाती है, कमजोर हो जाता है वह व्यक्ति, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही खतरनाक और यह भी एक तरह से संसर्गजन्य रोग है। वैद्यकीय प्रयोगशाला में की गई जांच द्वारा प्राप्त नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया जा सकता। उसका निश्चित निदान करने के लिए एलिसा यह रक्त की जांच है। एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। व्यक्ति सापेक्ष अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तरह का रोग है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण मनुष्य में होता है। मनुष्य की रोग प्रतिकारक जो क्षमता है वह धीरे धीरे क्षीण होती है और फिर कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति को, इस बात को सदैव ध्यान में रखें, एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने पर, साथ में भोजन करने पर व एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर एड्स नहीं होता। एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर भी जो प्रिकॉशंस है उसे लेना आवश्यक होता है। किसी भी तरह से रोगी का जो रक्त है वह दूसरे व्यक्ति के रक्त के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर दिया, क्या तुम जानते हो एचआईवी विषाणु प्रथम अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और यूएन एड्स के अनुसार भारत में 80 से 85% असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैल रहा है, तो इसलिए बहुत ही संक्रामक रोग है, संभालना चाहिए। प्राणियों द्वारा होने वाला रोग अब कौन कौन से हैं? जैसे रैबीज है। रैबीज एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रैबीज से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जल का डर, हाइड्रोफोबिया इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है या खरगोश, बंदर, बिल्ली किसी ने भी काटा है और वह जो जीव है, जानवर है, प्राणी है, अगर रैबीज से संक्रमित है, तो वह जिस व्यक्ति को काटा है वह रैबीज से संक्रमित हो सकता है। और उस व्यक्ति को जल से डर लगेगा, पानी की जगह पर जाने से वह डरता है या पानी देख करके उसे डर लगता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है, इसलिए जलांतक भी कहा जाता है। रैबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर उसे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी जानवर इसमें से काटता है तो रैबीज का इंजेक्शन ले लेना बहुत ही सुरक्षित है। अगर नहीं लेते हैं तो इसके जो लक्षण है 90 से 175 दिन, हमें लगता है कि शायद रोग ठीक हो गया, लेकिन इसके जो लक्षण है 90 से 3 महीने के बाद हमको दिखाई देंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए जैसे ही किसी भी प्राणी ने काटा तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेनी चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और जो भी टीका है, इंजेक्शन है, उसके अवश्य लेना चाहिए। रेबीज रोग के लक्षण क्या है? 2 से 12 हफ्ते तक ज्वर रहता है। रोगी अतिशयोक्ति पूर्ण कृति करता है, पानी से डर लगता है, थोड़ा पागलों की तरह हरकतें भी हो जाती है कभी कभी रोगी की। बुखार 2 से 12 हफ्ते तक हो सकता है, पानी से उसे डर लगता है। अब आता है असंक्रामक रोग।
वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग कुछ विशेष कारणों से व्यक्ति के शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। असंक्रामक अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलने वाला रोग। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वे संक्रामक रोग थे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे लोगों में भी फैल सकते थे, ऐसे रोग थे। लेकिन असंक्रामक रोग क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित ना हो। उदाहरण के लिए सबसे पहले दिया है कर्क रोग, कैंसर। कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। कर्क रोग फेफड़ों, मुंह, जीभ, जठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा इन अंगों में तथा रक्त या अन्य ऊतकों में हो सकता है। कई बार ब्रेन कैंसर बोलते हैं तो दिमाग में, ब्रेन में ट्यूमर बन जाती है, गांठ बन जाती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है। फिर फेफड़े जो हमारे लंग्स है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, जो गुटखा पान खाते हैं तो कई बार उन्हें मुंह का कैंसर होता है। जीभ का हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है, गर्भाशय में भी, त्वचा का कैंसर, ब्लड कैंसर, इस तरह के कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? अधिक मात्रा में तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान करना, आहार में तंतुमय पदार्थों, फल तथा सब्जियों का समावेश न होना। रेशेदार जो सब्जियां है उसका समावेश होना चाहिए। मद्यपान नहीं करना चाहिए, गुटखा, धूम्रपान, इस तंबाकू ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। अधिक मात्रा में जंक फूड, जो आजकल लोग वड़ा पाव, पिज्जा ये सब जो खाते हैं, कैंसर का एक प्रमुख कारण यह भी है। इस प्रकार और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अनुवांशिकता भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी अनुवांशिकता के कारण, मतलब अगर घर में किसी पूर्वज को था, हमारे पिताजी या दादाजी में किसी को रहा होगा, तो कभी कभी अनुवांशिकता के कारण भी कैंसर होने की संभावना रहती है। या लंग्स का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर जिसे कहते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं, हुक्का पीते हैं या बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, तो पूरे लंग्स में वह जाकर के जमा हो जाता है और लंग्स कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा ऐसे व्यक्ति को होती है। इसके लक्षण क्या है? दीर्घकालीन खांसी, आवाज में परिवर्तन होना, खाते समय गले में दर्द होना, उपचार करने पर ठीक न होने वाला दाग या सूजन, ऐसा सूजन जो ठीक नहीं होती, स्तन में गांठ निर्माण होना, अकारण वजन कम होना, यह सब कैंसर के लक्षण है। इस तरह का चित्र आप लोगों ने विद्यालयों में भी देखा होगा। कई संस्थाएं आती है पान, तंबाकू, गुटखा न खाएं, इसके लिए जागरूकता निर्माण करने के लिए, और ऐसे अनेक चित्र हम देखते हैं। डायबिटीज, मधुमेह जिसे कहते हैं, स्वादुपिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन संप्रेरक रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती, इस विकार को मधुमेह कहते हैं। अब स्वादुपिंड है, इंसुलिन एक्सक्रीट करता है, किंतु कभी कभी उसकी जो मात्रा होती है काफी कम होते जाती है, तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है उसको नियंत्रित करने का कार्य शरीर के अंदर बनने वाली इंसुलिन करती है। लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो गई तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरह से मधुमेह जैसी बीमारी का जन्म होता है, इस विकार का जन्म होता है। इन लक्षणों की ओर ध्यान न देना उचित नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर रात में बार बार मूत्र विसर्जन के लिए टॉयलेट जाना पड़ रहा है, वजन में उसकी वृद्धि, बहुत ज्यादा बढ़ जाना या कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है और डायबिटीज चेक कराने तुरंत जाना चाहिए। मधुमेह के कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिकता, देखा गया है कि अधिकतर जिस फैमिली की हिस्ट्री अगर है, परिवार में किसी को भी अगर डायबिटीज है, तो हो सकता है कि बाकी के लोगों में भी डायबिटीज कभी न कभी आएगा। अधिक मोटापा, बहुत अधिक मोटापा आ गया है शरीर में, व्यायाम नहीं करते हैं, कष्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा भोजन एक साथ लेकर के आराम करना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज न करना, स्ट्रेस, मानसिक तनाव ज्यादा है अगर, तो डायबिटीज होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से हम डायबिटीज चेक करने वाली मशीन है घर पर भी, जिसको डायबिटीज होती है जनरली वे लोग इस मशीन का उपयोग करते हैं। और फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इंसुलिन का इंजेक्शन उस व्यक्ति को लेना पड़ता है अपनी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए। अब सबसे खतरनाक बात क्या है?
हमारे देश में 7 करोड़ मधुमेह के रोगी है इस समय। विश्व में मधुमेह के सबसे अधिक रोगी भारत में पाए जाते हैं। अगर पूरे विश्व के कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो सबसे अधिक रोगी मधुमेह के हमारे देश में, और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है और कम आयु के लोगों में भी अब यह बीमारी आने लगी है, यह विकार उत्पन्न होने लगा है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वह खान पान का नियंत्रण न होना, अनियमित भोजन है, अनिद्रा है, समय पे सोना उठना, व्यायाम न करना, एक्सरसाइज न करना, आवश्यकता से अधिक खाना, मोटापा, यह सब कारण मधुमेह के हो सकते हैं। और दूसरा अनुवांशिकता। अब हार्ट डिजीज, हृदय विकार, कई बार हम सुनते हैं कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और चल गया। यह दिल लगातार धड़कने का कार्य करते रहता है। जब हृदय की पेशियों को रक्त की अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्य क्षमता कम, जब कोई वैन जैसे नशे है इसको पहुंचाने वाली, ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है हृदय तक, तब हृदय पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ऐसे समय पर दिल का दौरा पड़ सकता है। इसे कहते हैं कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हृदय को सही तरीके से ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता है वो पहुंच नहीं रहा है, तो उस पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, या धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी तो भी दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषधोपचार आवश्यक है। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सीने में असहनीय दर्द हो रहा है, सीने के दर्द के कारण कंधे, गर्दन अथवा हाथ में दर्द, हाथ का सिकुड़ना, अत्यधिक पसीना आना, अस्वस्थ महसूस करना, कपकपी जैसा होना, तो इस तरह के जो लक्षण है हृदय विकार के लक्षण हो सकते हैं। हृदय विकार के लिए क्या क्या सुझाया गया डॉक्टरों द्वारा? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेस मेकर एक छोटा सा डिवाइस है, उसे बिठाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिक, जैसे एक तरह से करंट देने, उसका कार्य पेस मेकर करता है। स्टेंट्स डालना स्प्रिंग की तरह, जो चॉकअप है, अगर कोई नस, उसके अंदर स्टेंट डाल करके उसको खोलने का कार्य किया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण, कहीं कहीं पर हार्ट ट्रांसप्लांट, हम देखते हैं कि किस तरह से जो कोई व्यक्ति कोमा में चले जाता है तो उसका हार्ट निकाल करके दूसरे व्यक्ति में जिसे आवश्यक है, हृदय प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट इसे कहते हैं। औषधियों का दुरुपयोग, कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर के, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं और सर दर्द है, कोई भी कारण है, पेट दर्द है, तो हम जा करके औषधि ले लेते हैं बिना डॉक्टरी परामर्श के, और उसकी वजह से कई बार पेन किलर्स खाने की वजह से उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। पेन किलर्स के कारण तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत, इन पर विपरीत परिणाम होता है। जैसे किडनी का फंक्शन है उस पर भी अफेक्ट कर सकता है, लीवर पे अफेक्ट कर सकता है। इसलिए अपने मन से कोई भी औषधि बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना चाहिए। उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें तुरंत पता नहीं चलते, लेकिन भविष्य में जब उसका परिणाम, दुष्परिणाम दिखाई देता है, तब हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। उत्सर्जन तंत्र, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज कर सकता है, तंत्रिका तंत्र, कई बार अगर उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो बड़े घातक दुष्परिणाम, व्यक्ति मर भी सकता है। प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग करने से भी जी मचलाना, पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते आना, जीभ पर सफेद दाग पड़ना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अब औषधियां लेना अगर आवश्यक भी है तो जेनरिक औषधियां, जेनरिक औषधियों को सामान्य औषधियां भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है। ये औषधियां ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य उसी दर्जे की होती है। जेनेरिक औषधियां तैयार करते समय उन औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों को फार्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। इस कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है। आपने कई स्थान पर देखा होगा ग्रीन कलर का बोर्ड, 10 से लेकर के 80% तक की छूट, जेनेरिक मेडिसिन। कई जगहों पर आप लोगों के अगल बगल भी होंगे। तो जेनेरिक औषधि क्या है? जेनेरिक औषधि जो सामान्य औषधि हम मार्केट से खरीदते हैं उसका कोई पेटेंट नहीं, जिसके कारण वह सस्ती होती है, सर्व सुलभ है। और दूसरी बात, सस्ती होने का सबसे बड़ा कारण जो तैयार करने के लिए फार्मूला लगता है, संशोधन की जिसकी आवश्यकता पड़ती है,
उसका खर्चा बच जाता है, क्योंकि हमें रेडीमेड फार्मूला मिल गया है और उस फार्मूले के द्वारा जेनेरिक औषधि का निर्माण किया जा रहा है। तो जेनेरिक औषधियां खरीदने में सस्ती होती है और काम दूसरी अन्य औषधियों के बराबरी करती है। सूचना और संप्रेषण औद्योगिक प्रौद्योगिकी के साथ जेनेरिक औषधियों को तुम हेल्थ कार्ड और जन समाधान इस मोबाइल ऐप की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ये ऐप तुम्हारे घर के मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे अनेक ऐप आए हैं जहां से हम जेनेरिक औषधियां मंगा सकते हैं। और जेनेरिक औषधियां, जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 80% तक की छूट, ऐसा बोर्ड आप कई मेडिकल स्टोरों में देखे होंगे। जेनेरिक औषधियां सामान्य दूसरे ब्रांडेड कंपनियों की औषधियों की अपेक्षा सस्ती होती है, काफी सस्ती। जीवन शैली और बीमारी क्या है? जीवन शैली का अर्थ आहार विहार, इसमें हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। आजकल जो स्थिति है, व्यायाम नहीं करते हम, किसी तरह का कष्ट का कार्य नहीं करते, देर से उठना, देर से सोना, यह सब जीवन शैली, अनियमित जीवन शैली के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे मैंने मधुमेह बताया, जंक फूड, जंक फूड क्या है? पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों के खाने के कारण कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पहले का जो भोजन था वह ज्यादा शुद्धता थी, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं थी, ऐसे कंटेंट नहीं थे जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। तो आजकल जो जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर पड़े होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे वे खराब ना हो इसके लिए उसमें डाले जाते हैं, जो हमारे शरीर पर किसी न किसी अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए बीमार अधिक हो रहे हैं लोग। इसके लिए क्या करना चाहिए? उचित नींद ले, उचित आहार ले, भोजन ले, योगासन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। इस प्रकार व्यायाम के कारण शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बहुत ज्यादा व्यायाम कर लिया और दूसरे दिन उठने की हिम्मत ना हो। तो नियमित प्राणायाम, योगासन, आपके जो फिजिकल के टीचर है वो ये सब चीजें सिखाते रहते हैं, उन सब चीजों को नियमित देखें और उनके मार्गदर्शन में आप व्यायाम कर सकते हैं। टीकाकरण क्या है? वैक्सीनेशन, जैसे अभी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोविड-19 के लिए। तो समय आने पर टीका अवश्य लें। अनेक एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं। रोग प्रतिबंधक टीका काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कोविड-19 का टीका है। इन सब चीज़ों को समय पर लेना ज़रूरी है, जिससे वह रोग से हमारा बचाव हो सके। योगासन, व्यायाम सबसे अच्छा। सूर्य नमस्कार अगर प्रतिदिन करते हैं तो भी हमारा शरीर स्वस्थ एवं संतुलित रहेगा, किसी भी तरह का रोग नहीं आएगा जल्दी, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर चित्र में दिखाया है, तो जैसे ही अभी बड़े लोगों का 60 ईयर्स के ऊपर था, मधुमेह के जो रोगी थे उनके लिए था, फिर 45 और 18 के बीच चल रहा है अभियान। तो जैसा अभियान चल रहा है, जैसे जब बच्चों का नंबर आएगा तो बच्चों को भी टीका लेना होगा। इसके पहले आप लोगों को रूबेला का इंजेक्शन लग चुका है। तो ऐसे समय-समय पर जो टीकाकरण लोगों के लिए आते हैं, उसे अवश्य लेना चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखें, प्रत्येक रोग का एक विशेष वैज्ञानिक कारण होता है। दैवी प्रकोप अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वेष से रोग नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि तंत्र मंत्र जादू टोना, इसके कारण रोग हुआ, या किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, या कोई दैवी प्रकोप है, भगवान नाराज है, रुष्ट है, तो ये सब कारण नहीं हो सकते किसी के भी बीमार होने के। इसलिए इन सब बातों पर न ध्यान देते हुए हमें तुरंत रोगी को, अस्वस्थ व्यक्ति को तुरंत डॉक्टरी चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों के झमेले में पड़ करके कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है, और इन सब के कारण, तंत्र मंत्र जादू टोना के कारण रोग ठीक नहीं होता। इसे विशेष ध्यान रखें। उसके बाद क्या तुम जानते हो, जैसा जेनरिक का मैंने बताया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार ने घोषित की। इस योजना के अंतर्गत उच्च दर्जे की औषधियों को कम कीमत में जनता को उपलब्ध कराया जाता है। तो जन औषधि स्टोर शुरू किए गए। जेनेरिक मेडिसिन जो बताया मैंने, आपके अगल बगल इस तरह के मेडिसिन होंगे, तो आप महंगी औषधियां न लेकर के जेनेरिक औषधियां खरीद सकते हैं। भारतीय कंपनियां अधिक पैमाने पर जेनेरिक औषधियों का निर्यात करती है,
परंतु देश में मात्र ब्रांडेड कंपनी के नाम से ये अधिक कीमत पर औषधियों को बेचा जाता है। अमेरिका में 80% लोग जेनेरिक औषधियों का उपयोग करते हैं। अतः अधिक खर्च न करके जेनेरिक औषधियों का उपयोग करके हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब रक्तदान के बारे में दिया है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम 3 रोगियों की जरूरत पूर्ण होती है। जैसा हम देखते हैं लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, रक्त पट्टिका, प्लेटिलेट। तो अलग-अलग इसके जो रक्त के कंटेंट होते हैं उसको निकाला जाता है ब्लड में से, और जिसको जो रिक्वायर्ड होगा, मतलब एक व्यक्ति अगर एक बार रक्तदान करता है तो कम से कम 3 लोगों के वह रक्त काम करता है, 3 रोगियों की जरूरत को पूर्ण करता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में कम से कम 4 बार रक्तदान कर सकता है, 12 रोगियों की जान बचा सकता है। वैसे ही नेत्रदान भी है। मृत्यु के बाद आंखें जला दी जाती है जब शरीर प्राण छोड़ देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पहले ही लिख देना चाहिए कि नेत्रदान करना है। तो मृत्यु के पश्चात जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसकी आंखों को दान करें, जिससे अंधे व्यक्तियों को भी दृष्टि मिल सके। तो इन सब बातों का महत्व जानिए, समझिए और लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद। थैंक यू।